বাকি বাচ্চা লোক भी तो জয়েন किए हैं স্যার। এই পার্টিসিপেন্টে তিনজনকেই দেখাচ্ছে। একজন হোস্ট আছে, একজন হয়তো हाँ बच्चे लोग तो सर आज तो सब स्कूल से क्लास कर रहे हैं सर। हाँ आज तो सब एडामास स्कूल से क्लास कर रहे हैं, सब एक साथ है। জয় সরকার বলে ও একজন আছে, এতদিন ওরা পড়েছে না ক্লাস, বাড়ি বাড়ি থেকে ওরা বিভিন্ন দেখ। এই দেখো অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আর দিন Okay, okay, জয় okay. সরকার। ওনার সাউন্ড আছে না, ওনাকে মাইক্রোফোন দিতে বলুন। Okay, am I visible and audible? Yes ma'am, you are audible. Okay, there was slight confusion. I thought कि मतलब अलग अलग IDs दिख नहीं रही थी. I thought सिर्फ अभी कोई आया नहीं है. So I was waiting for students to come. Okay, anyways, let's start with the class. Last class में हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था. आज हमें मोल कॉन्सेप्ट वाइंड अप करना था and we had to start with atomic structure, isn't it? Am I correct? Yes ma'am. Okay, fine. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट में दो टॉपिक्स रह गए थे अपने, छोटे छोटे से टॉपिक्स, हार्डली 20 मिनट्स का टॉपिक रह गया था। क्या क्या रह गया था? एक तो रह गया था हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड द अदर थिंग वाज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। तो ये दो चीज हमें बेसिकली पढ़नी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम कैसे निकालने वाले हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा वी वॉल्यूम ऑफ H2O2, मतलब अभी तक जो हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे वो जनरल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे जो सभी जगह यूज होने वाले थे, है ना। अब ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ये सिर्फ H2O2 के लिए यूज होता है। तो अगर कहीं कोई H2O2 का सैंपल लिखा हुआ है, एक कंटेनर है, इसमें H2O2 रखा हुआ है, H2O2 रखा हुआ है, तो उस पर लिखा होगा उसका वी वॉल्यूम 20V, उसका स्ट्रेंथ लिखा होगा 20V या उसका स्ट्रेंथ लिखा होगा 30V। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय 30V? जैसे आपसे बोला जाए कि H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलार है, तो आपने डिकोड कर लिया ना। क्या डिकोड किया कि 2 मोल्स इन 1 लीटर, 2 मोल्स इन 1 लीटर इज प्रेजेंट, आपने डिकोड कर लिया। लेकिन वही कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलार ना लिख करके आपको लिखा जाए 20V कॉन्सेंट्रेशन है H2O2 का। तो अब हम इसको कैसे डिकोड करें, मतलब बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिकोड करने का क्या मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम में, कितना वॉल्यूम सोल्यूशन में कितना H2O2 डिसॉल्व्ड है, यही तो मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन को डिकोड करने का, कि कितना H2O2 लिया है और उसको कितने पानी में डिसॉल्व किया है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिकोडिंग। तो 20V का क्या मतलब होता है, इसको कैसे डिकोड करें, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें H2O2 का वॉल्यूम V वॉल्यूम लिया हुआ है कंसंट्रेशन, तो क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सॉल्यूशन कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम V लीटर्स ऑफ O2 गैस। 1 लीटर वो सॉल्यूशन, H2O2 का एक सॉल्यूशन है, उसका 1 लीटर आपने लिया तो वो V वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है एट STP। V वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एट STP। तो हम बोलेंगे वो जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, V वॉल्यूम। ठीक है, वंस अगेन, अगर कंटेनर पे लिखा हुआ है 20V H2O2, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन लिया तो वो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 20 लीटर्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है, कब, STP पर। समझ में आई बात? हाँ मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, 20 लीटर्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है वो STP पर। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखते हैं इसको, ध्यान से देखना इधर। H2O2 का अगर आप इक्वेशन लिखो तो H2O2 डिसोसिएट होता है किसमें, H2O प्लस हाफ O2 में, इजंट इट, H2O प्लस हाफ O2। आप ध्यान से देखना, इसका अगर मुझे ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए तो मुझे H2O2 कितना लेना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ H2O2 will be required for production of 1 mole of oxygen gas। तो हाफ मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है तो कितना चाहिए होगा, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ H2O2 will give हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब आपसे बोल रहे हैं कि वो जो H2O2 का सोल्यूशन है, ध्यान समझना, वो जो H2O2 का सोल्यूशन है वो V वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो V वॉल्यूम अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो कितने मोल्स हो गए, एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को हम 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, इजंट इट। ये जो भी H2O2 का सॉल्यूशन है उसका जब हमने 1 लीटर लिया तो इसके 1 लीटर से ऑक्सीजन कितना मिला, V लीटर्स मिला। ये मतलब होता है V वॉल्यूम का। ठीक, अब V लीटर्स ऑक्सीजन गैस का क्या मतलब हुआ, कितने मोल्स हो गए, तो V बाई 22.4 मोल्स। क्यों, क्योंकि 22.4 मोल इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस।
तो यहां से मिल गया हमको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड। अगर ऑक्सीजन गैस के मोल्स प्रोड्यूस पता है हमको, तो क्या हमें ये पता चल जाएगा कि उस 1 लीटर सॉल्यूशन में H2O2 के कितने मोल्स हैं? भाई इसके एक से ये आधा बन रहा है, इसके एक से ये आधा बन रहा है, तो B/22.4 लीटर्स के लिए कितना H2O2 चाहिए? ध्यान से देख लो, हाफ मोल ऑफ O2 इज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ H2O2, तो B/22.4 मोल्स अगर O2 के प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे H2O2 कितना चाहिए? इंटू 2 टाइम्स, है ना? तो V/22/4 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना चाहिए? 2 इंटू V/22.4 मोल्स ऑफ H2O2 चाहिए। यानी ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन से अगर हमको V लीटर्स O2 प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर H2O2 के कितने मोल्स है? 2V/22.4। एग्रीड और नॉट? 2V/22.4 ये क्या है? H2O2 के मोल्स प्रोड्यूस्ड है। तो अब अगर से मोलारिटी पूछा जाए, इस सॉल्यूशन का मोलारिटी पूछा जाए, यानी जो टैग लगा है V वॉल्यूम का, उसको हटा के मुझे मोलारिटी का टैग लगाना हो, तो हम क्या करेंगे भाई? मोल्स ऑफ H2O2 और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है मोलारिटी। मोल्स ऑफ H2O2 हमने क्या निकाला? 2 इंटू V/22.4, 2 इंटू V/22.4, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमने क्या लिया था शुरू में? 1 लीटर वॉल्यूम का ही निकाल रहे थे, तो 2V/22.4 मोल्स हो गए H2O2 के, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना? 1 लीटर्स। तो मोलारिटी क्या निकल के आई? V/11.2। मोलारिटी निकल के आई V/11.2। तो हाउ मोलारिटी इज रिलेटेड विद वॉल्यूम स्ट्रेंथ? मोलारिटी इज इक्वल टू, यानी M इज इक्वल टू V/11.2। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज how volume strength can be converted to molarity, or how molarity can be converted into volume strength. यहां तक कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? हाउ दिस इज गुड कि आप सब मुझे दिख रहे हो, सो आई कैन सी कि आप कर क्या रहे हैं। आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस और यू आर जस्ट सिटिंग आइडल? इजंट इट? Yes. एनी कंफ्यूजन सो फार? ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मोलारिटी से रिलेट कर लिया तो नॉर्मेलिटी से भी रिलेट कर लेंगे ना? H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2। डू यू नो हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी फैक्टर? है ना? H2O2 से क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। H2O2 से क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2, आप देखना यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 क्या है? -1, इजंट इट? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ऑक्सीजन का? 0, इजंट इट? अब -1 से 0 जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल चेंज कितने का हो गया? 2 का। इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। अब मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या देता है? नॉर्मलिटी। तो अगर आपको नॉर्मलिटी निकालना होगा तो क्या करोगे? मोलारिटी इंटू 2 कर लोगे, तो ये V/5.6 आ जाएगा। तो V/5.6 गिव्स नॉर्मलिटी एंड V/11.2 गिव्स मोलारिटी। एग्रीड? Yes, ma'am. ठीक है, now find the molarity of 16.8 volume H2O2 solution. H2O2 solution है, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है 16.8, उसकी मोलारिटी कितनी होगी? आपको मोलारिटी निकालना था। व्हाट वाज मोलारिटी? मोलारिटी वाज V/11.2, isn't it? स्ट्रेट। V आपको दे रखा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ 16.8 डिवाइड बाई 11.2, कितना आ जाएगा? 1.5। सो 1.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशन अगर है, इसका क्या मतलब हुआ? उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? 16.8। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. ओके, फाइन। आपसे बोला जाए 34 ग्राम ऑफ H2O2 इज प्रेजेंट इन
1135 ml सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा? 34 ग्राम H2O2 लिया है, उसको डिसॉल्व किया है 1135 ml सॉल्यूशन में, मास दिया है सोल्यूट का, सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, you have to find volume strength of solution. इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखो इधर, H2SO4 का 34 ग्राम दिया है, यानी मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो गया? 34 बाई मोलर मास ऑफ H2O2 सॉरी, H2SO4 नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट इज H2O2. मोल्स ऑफ H2O2 कितना हो गया? इट इज H2O2. मोल्स ऑफ H2O2 कितना हो गया? 34 डिवाइड बाई मोलर मास, दैट इज 34, सो इट इज 1 मोल. तो H2O2 के मोल्स कितने हो गए? 1 मोल. ठीक है, अब मैं मोलारिटी अगर निकालूं, आपको मोल्स पता है और वॉल्यूम भी पता है सॉल्यूशन का, तो मोलारिटी कितना हो जाएगा? 1 बाई 1.135. इजंट इट? भाई मोलारिटी कैसे निकालते हैं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया एमएल में, तो उसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया 1.135. इजंट इट? दिस इज मोलारिटी. अब आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है आपको, तो मोलारिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन दिया था मैंने? मोलारिटी वाज वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो गया? मोलारिटी इंटू 11.2. मोलारिटी आपने निकाली 1 बाई 1.135 इंटू 11.2. अब आप देख लो अप्रोक्सीमेटली, आपके पास ऑप्शन है ABCD, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं आप. ऑप्शन कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए. इजंट इट? यू विल गेट 10 वॉल्यूम. समझ आई बात? दिस इज हाउ यू कैन रिलेट मोलारिटी विथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ या नॉर्मेलिटी विथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ. समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आपको करना था यहाँ पे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम. ओलियम का परसेंटेज स्ट्रेंथ. ओलियम समझते हैं क्या आप? व्हाट इज ओलियम? ओलियम इज मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस H2SO4. H2SO4 और SO3 का जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज ओलियम. ठीक है, इन एनी रेशियो, when they are mixed in any ratio, that mixture is called as oleum, SO3 plus H2O2. ठीक, तो इस मिक्सचर को हम ओलियम बोलते हैं या इसी को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं. एनीवेज, अब अगर आपसे बोला जाए कि ओलियम एक कंटेनर है जिसमें ओलियम है, ओलियम मतलब H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर, तो उसमें H2SO4 और SO3 किस रेशियो में मिला के रखा है? दैट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ SO3 एंड H2SO4 मिक्सचर, वो कैसे पता करें? उसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम. ठीक है, तो अगर ओलियम के कंटेनर पे एक लेबल लगा हुआ है, सपोज X%, कितना लगा हुआ है? X% का लेबल लगा हुआ है. एक कंटेनर में H2SO4 और SO3 मिला के रखा हुआ है, उस पे लेबल लगा हुआ है कितना? X% का. तो व्हाट डज दिस लेबल मींस? इसका मतलब क्या हुआ? इसको डिकोड कैसे करें? तो हाउ डज इट इज डिकोडेड इज कि व्हेन X माइनस 100 ग्राम ऑफ वाटर, जो भी इस पर लेबल लगा हुआ है, that minus 100 ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ ओलियम. इसमें जितना भी लेबल लगा है उसमें से 100 माइनस कर दो, तो उतना अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू मिक्स विथ 100 ग्राम ऑफ ओलियम. तो होगा क्या कि उस मिक्सचर में जितना भी ओलियम का क्या मतलब हुआ? SO3 प्लस H2SO4 मिला करके 100 ग्राम है, 100 ग्राम ओलियम ले रहे हैं.
100 ग्राम ओलियम में हम x माइनस 100 ग्राम क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। तो इस मिक्सचर में जितना भी SO3 प्रेजेंट होगा वो पूरा का पूरा SO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। भाई SO3 को H2O के साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, H2SO4 आ जाएगा। तो इस मिक्सचर में ओलियम यानी SO3 और H2SO4 का मिक्सचर, इस मिक्सचर में जितना भी SO3 होगा उस पूरे के पूरे SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए कितनी वाटर की जरूरत पड़ रही है, x माइनस 100 ग्राम ऑफ वाटर की जरूरत पड़ रही है ना। और ऐसा करने पे टोटल कितना H2SO4 मिलेगा, ऑब्वियसली x ग्राम। समझना, आपने ओलियम कितना लिया 100 ग्राम, इसमें आपने पानी कितना डाला x माइनस 100 ग्राम, तो नेट कंटेंट आपको कितना मिलेगा, आपने 100 ग्राम ओलियम लिया उसमें वाटर कितना ऐड किया x माइनस 100 ग्राम, तो टोटल जो सब्सटेंस का मास मिलेगा वो मास कंजर्व्ड है, तो टोटल सब्सटेंस का मास कितना मिलेगा x ग्राम। x ग्राम ये हमारा क्या है, ओलियम है ना, ये हमारा क्या है H2O है ना। ओलियम का क्या मतलब हुआ, ओलियम इज मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस H2SO4। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि जब पानी डालोगे x माइनस 100 ग्राम तो वो इसमें जितना भी SO3 होगा उस SO3 के साथ पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा। तो H2O SO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, H2SO4। तो इसने इसके साथ रिएक्ट करके बना दिया H2SO4, बाकी जो H2SO4 था तो टोटल का टोटल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, H2SO4 का सोल्यूशन बन जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज x ग्राम ऑफ H2SO4। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव 109% ओलियम, एक ओलियम का सैंपल है जिसपे लेबल लगा हुआ है 109%। अब इसको हम कैसे डिकोड करेंगे, आई विल से कि अगर 100 x माइनस 100 ग्राम वाटर, x माइनस 100, ये लेवल का परसेंटेज है यानी दिस इज x, तो x माइनस 100 ग्राम वाटर मतलब आई एम गोइंग टू ऐड 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर टू 100 ग्राम ऑफ ओलियम। वो जो सैंपल है उस सैंपल में से 100 ग्राम हमने लिया, उसमें हमने 9 ग्राम्स ऑफ वाटर डाला, तो टोटल मुझे 109 ग्राम ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। टोटल मुझे 109 ग्राम ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। When 9 gram of water is mixed with 100 gram of oleum sample, all SO3 will be converted to H2SO4 and mass of H2SO4 obtained will be 109 gram. समझ आ रही क्या बात? टोटल हमने कितना लिया है, 100 ग्राम ओलियम लिया है, 9 ग्राम वाटर लिया है, तो टोटल वेट H2SO4 का कितना मिलेगा, 109 ग्राम। अब इससे एक्चुअली हम ये जो लेबल लगाया था ये किस लिए लगाया था, ये जानने के लिए कि इसमें जो SO3 और H2SO4 है इस सैंपल में, उसमें से कितना H2SO4 है और कितना SO3 है, ये जानने के लिए। तो ये जो लेबल है, ये जो टैग है, ये कैसे बताएगा कि इस मिक्सचर में कितना SO3 और कितना H2SO4 है। इसको डिकोड करते हैं, ध्यान से देखो इधर। मैंने बोला कि जो भी पानी डालोगे वो पूरा का पूरा पानी जितना भी SO3 प्रेजेंट होगा सबके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 बनेगा। तो लेबल के हिसाब से कितना पानी डालना पड़ेगा, 9 ग्राम्स है ना। तो 9 ग्राम, अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, पहले ये बताओ, इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड? ये बैलेंस नहीं है, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। अब ये लेबल कह रहा है कि 109% ओलियम मतलब 9 ग्राम वाटर डालना है ना। तो 9 ग्राम वाटर डालेंगे, 9 ग्राम वाटर मतलब 0.5 मोल्स, तो 0.5 मोल ऑफ वाटर SO3 के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 0.5 मोल के साथ। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यानी 1 मोल ऑफ H2O will combine with 1 mole of SO3 to produce 1 mole of H2SO4, isn't it? यानी अगर इसके 9 ग्राम्स डालें मतलब इसके 0.5 मोल्स, इसका 0.5 मोल इसके 0.5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनेगा कितना, 0.5 मोल। एग्रीड। अब हमने कैसे पता चला इसका 0.5 मोल डाला है, क्योंकि यहाँ पे लेबल लगा है 109, 109 मतलब x माइनस 100 ग्राम वाटर डालना है, तो लेबल लगा है 109 मतलब 9 ग्राम वाटर डालेंगे, तो 9 ग्राम वाटर डालेंगे तो पूरा का पूरा जो सैंपल ओलियम का था वो पूरा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई बात? तो 9 ग्राम हमने वाटर डाला मतलब हाफ मोल वाटर डाला, हाफ मोल वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए इसमें SO3 कितना रहा होगा, हाफ मोल रहा होगा, है ना, हाफ मोल SO3 रहा होगा। तो हाफ मोल SO3 का वेट कितना होगा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ SO3, 48 प्लस 32 दैट इज 80, तो हाफ मोल का मास कितना हो जाएगा, 40 ग्राम।
40 ग्राम। इससे क्या डिकोड हुआ कि जो हमने 100 ग्राम ओलियम का सैंपल लिया था, उस सैंपल में से 100 ग्राम ओलियम के सैंपल में से 40 ग्राम क्या है, SO3, और रिमेनिंग 60 ग्राम क्या था, H2SO4। समझ में आई बात? 40 ग्राम 100 ग्राम सैंपल में से 40 ग्राम SO3 था, रिमेनिंग 60 ग्राम क्या था, H2SO4 था। तो जो हमने 9 ग्राम वाटर डाला, तो 9 ग्राम ऑफ वाटर इसके 40 ग्राम के साथ कंबाइन करके कितना बना लेगा ये, 49 ग्राम्स। 49 ग्राम्स मतलब हमको पता है कितना, 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। इसका एक, इसके एक के साथ इसका एक, इसका 0.5, इसके 0.5 के साथ इसका 0.5। ठीक है, तो 60 ग्राम तो पहले से था, और नया H2SO4 कितना जनरेट हो गया, 49 ग्राम। तो टोटल वेट कितना हो गया, 109। तो वही मैंने बोला था कि टोटल H2SO4 जो एंड में मिलेगा वो कितना मिलेगा, x ग्राम। जो लेबल होगा उतना ही H2SO4 आपको मिल जाएगा। समझ आ गई क्या बात? यस मैम। इज इट क्लियर? यस ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा मुझे कि आपको कितना समझ में आ गया। करें? यस मैम। ठीक है, now this is the question. If 50 grams of oleum sample rated as 118 is mixed with 18 grams of water, the resulting solution contains, what will be the option? A, B, C, D। नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, इधर देखो, सामने देखो सब, दिस मच टाइम इज सफिशिएंट। ध्यान से देखो इधर, आपसे बोल रहा है 50 ग्राम ओलियम का लिया है। ओलियम कितना लिया है, सिर्फ 50 ग्राम। उस पर लेबल क्या लगा हुआ, 118। अच्छा, 118 को पहले डिकोड करो। अगर किसी ओलियम सैंपल पे 118 का लेबल लगा, इसका क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम ओलियम में आप पानी कितना डालोगे, 18 ग्राम्स, तो आपको H2SO4 कितना मिल जाएगा, 118 ग्राम्स। दिस इज टोटल व्हाट यू डिकोड। एम आई करेक्ट? ठीक है ना? अगर लेबल 118 लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ हर 100 ग्राम ओलियम में आपको 18 ग्राम्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो आपको टोटल 118 ग्राम्स क्या मिल जाएगा, H2SO4। करेक्ट? अब आपसे बोल रहा है कि लेबल तो लगाया है 118 ग्राम का, उस सैंपल में से हमने सिर्फ 50 ग्राम्स ओलियम ही लिए हैं। एक कंटेनर है, इस कंटेनर पे लगा हुआ है 118% ओलियम। तो ऐसा लेबल लगा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें 100 ग्राम ही ओलियम है क्या, इसमें 100 ग्राम ओलियम ही प्रेजेंट है क्या, ऐसा इसका मतलब हुआ। जैसे एक कंटेनर पे मैंने टैग लगा दिया 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस कंटेनर के अंदर सिर्फ एक लीटर HCl है? नहीं, इसके अंदर 20 लीटर HCl हो सकता है, 50 लीटर HCl हो सकता है। 2 मोलर का क्या मतलब हुआ कि 50 लीटर हो चाहे 80 लीटर हो चाहे 200 लीटर हो, हर 1 लीटर में 2 मोल HCl प्रेजेंट है। हर 1 लीटर में
2 मोल HCl प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, है ना। अब इसमें 500 ml भी हो सकता है, 25 ml भी हो सकता है, 2000 लीटर भी हो सकता है, पर इस रेशियो में है कि हर 1 लीटर में 2 मोल HCl प्रेजेंट होगा। दिस इज व्हाट दिस मीन्स। वैसे ही अगर इस पे लेबल लगा 118%, इसका ये मतलब नहीं हो कि इसमें 100 ग्राम ओलियम है, हो सकता है इसमें 500 ग्राम ओलियम हो सकता है इसमें 5000 किलो ओलियम हो। ये क्या बोल रहा है कि हर इसमें से आप 100 ग्राम सैंपल अगर निकाल रहे हो, 100 ग्राम सैंपल निकाल रहे हो ओलियम का, तो उसमें पानी कितना डालना पड़ेगा? 18 ग्राम, जिससे पूरा वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गई बात? इसमें से 100 ग्राम निकाला, उसमें 18 ग्राम पानी डालोगे तो पूरा प्योर H2SO4 बन जाएगा, ये मतलब हुआ। तो अब बोल रहा है कि ये जो टैग लगा हुआ है इसमें से हमने कितना लिया? सिर्फ 50 ग्राम ओलियम लिया। तो 100 ग्राम के लिए अगर 18 ग्राम पानी चाहिए, तो 50 ग्राम के लिए कितना चाहिए पानी? No. 9 If ग्राम 100 ग्राम ओलियम के लिए यू रिक्वायर 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 50 ग्राम ओलियम सैंपल के लिए कितना वाटर चाहिए? 9 ओनली 9 ग्राम्स, इजंट इट? पानी कितना चाहिए? सिर्फ 9 ग्राम्स। हमने ऐड कितना कर दिया? 18 ग्राम्स। तो आप जितना मर्जी उतना ऐड कर दो, सारा रिएक्ट थोड़ी कर जाएगा। तो इसमें से सिर्फ 9 ग्राम जो है वो रिएक्ट करेगा, तो H2SO4 कितना बनेगा? 50 + 9 दैट इज 59 ग्राम, और बाकी का 9 ग्राम वाटर अनरिएक्टेड बच जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? So what you will get is 9 gram of water and 59 gram of H2SO4. एक बार रीथिंक कर लीजिए, समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज इट ओके? आगे बढ़ Yes. जाएं? अच्छा, एक क्वेश्चन और करो। 12.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम को ही बोलते हैं, है ना, ओलियम को ही हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सो 12.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स्ड विथ 100 liters of water। ठीक है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ओलियम का एक सैंपल है जिसपे लेबल लगा है कितना? 112%। ठीक, अब उस ओलियम के सैंपल में से ध्यान से देखना, उस पे लेबल लगा हुआ है 112%। इसको हमने डिकोड किया तो क्या मिला? इसका क्या मतलब हुआ कि 12 ग्राम वाटर शुड बी एडेड टू 100 ग्राम ओलियम, तो हमें मिलेगा कितना? 112 ग्राम्स H2SO4। यही मतलब हुआ ना कि इस सैंपल में से हर 100 ग्राम पे हमें 12 ग्राम वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको 112 ग्राम H2SO4 मिलेगा। अब आपसे सैंपल लिया कितना है? सिर्फ 12.5 ग्राम, 100 ग्राम नहीं लिया है। कितना लिया है? सिर्फ 12.5 ग्राम लिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? निकालिए। नहीं समझ आया?
देखो इधर देखो, ध्यान से देखें सब इधर। मैंने डिकोड करके बताया कि 100 ग्राम ओलियम के लिए कितना ग्राम वाटर चाहिए, 12 ग्राम्स। ठीक, अब आपको ओलियम दिया कितना, ओनली 12.5 ग्राम्स, तो 100 ग्राम के लिए वाटर चाहिए था 12 ग्राम्स। तो 12.5 ग्राम्स ओलियम के लिए वाटर ये ओलियम का मास दिया है यहाँ पे, और यहाँ दिया है वाटर का। तो वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा, फटाफट बोलो। 12 अपॉन 100 इंटू 12.5, ये कैंसिल हुआ, सॉरी 12.5 ये कैंसिल हुआ 8 टाइम्स, ये कितना आ गया 1.5 ग्राम्स। एग्रीड और नॉट? ठीक है, अब इस ओलियम के साथ वाटर रिएक्ट करेगा, तो 12.5 है, 12.5 ग्राम ओलियम लिया है हमने, पानी कितना है 1.5 ग्राम वाटर, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। कितना भाई 12.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 14 ग्राम H2SO4 मिलेगा आपको। एग्रीड और नॉट? 12.5 ग्राम ओलियम 1.5 ग्राम वाटर के साथ कंबाइन करके 14 ग्राम ऑफ H2SO4 देगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि हमें ये पता चल गया कि H2SO4 कितना 14 ग्राम बन रहा है। ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि आपको मोलारिटी निकालनी है क्या, H प्लस आयन की, H प्लस आयन की मोलारिटी निकालनी है। तो मैं पहले ऐसा करूं कि H2SO4 की मोलारिटी निकाल दूं, तो मोलारिटी ऑफ H2SO4, मोलारिटी ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इजंट इट? मोल्स ऑफ H2SO4, H2SO4 कितना बना 14 ग्राम्स, तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके 14 बाई 98, करेक्ट है ना? तो इसके मोल्स हो जाएंगे 14 बाई 98 अपॉन वॉल्यूम कितना लिया है हमने 100 लीटर्स। भाई समझना 100 लीटर पानी में 14 ग्राम H2SO4 डाल भी दोगे तो क्या वॉल्यूम में कोई बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा क्या, नहीं ना? आपको साफ साफ लिख के भी दिया है, assume that H2SO4 dissociates completely and there is no change in volume on mixing। मतलब 100 लीटर पानी में आपने 14 ग्राम H2SO4 डाल भी दिया तो उसके वॉल्यूम में नहीं के बराबर चेंज को आप मानेंगे, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी क्या होगा 100 लीटर्स ही होगा। समझ आई बात? तो यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया 100, तो मोलारिटी कितनी निकल के आ गई 14 बाई 98 कितना हो गया 1/7, तो मोलारिटी निकल के आई 1/700 किसकी, H2SO4 की। ध्यान समझना, दिस इज नॉट द आंसर। H2SO4 की मोलारिटी कितनी है 1/700। ठीक, आपसे किसका मोलारिटी पूछा है, H प्लस आयन का। एक मोल H2SO4 से H प्लस कितना बनेगा 2 मोल, एक मोल H2SO4 से H प्लस कितना बनेगा 2 मोल, तो 1/700 मोल से कितना बनेगा 2 इंटू 700, 2/700। ठीक है, तो H प्लस आयन की मोलारिटी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1/700, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2/700 मोलर है। सो दिस कैन बी आप कहते हैं ना कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली बहुत इजी आते हैं, है ना, बहुत इजी आते हैं इन द सेंस कि आपको टाइम कम मिलता है। नीट के एग्जाम में यू हैव वेरी लेस टाइम, तो लेस टाइम में क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस कम होते हैं, है ना, लेकिन 20% क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता है जो एक्चुअली अच्छे लेवल का होता है और वही क्वेश्चंस एक्चुअली आपको कॉलेज में पहुंचाते हैं। 80% क्वेश्चन तो इजी आते हैं जो सब करते हैं, है ना, लेकिन वो 20% क्वेश्चन होते हैं बेसिकली जो आपको कॉलेज तक पहुंचाने वाले हैं, तो वो 20% क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओवरऑल किया क्या कि ओलियम के परसेंटेज स्ट्रेंथ से हम H2SO4 सॉल्यूशन के मोलारिटी तक पहुंचे हैं। क्लियर, समझ आ गई बात? सो दिस व्हाट ऑल आई हैव टू टेल इन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में इससे ज्यादा आपको नहीं आता है, तो मोल कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया है। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इज प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस अपने लेवल पे करना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए हैं। बीच में अगर कभी ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड यू हैव सम डाउट्स एंड ऑल, तो आप कभी इसमें इंटरेक्टिव सेशन करके अपन डाउट्स कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट।
तो दिस वाज द सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया था आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है स्कूल में, isn't it? Yes, ma'am. और हाफ वे डन है इट इज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में मतलब नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटम्स के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे अरेंज्ड है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है ना। सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक, एटम के बारे में, एटम वर्ड ही सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, डाल्टन ने। उन्होंने एटम्स की थियरी दी थी, इसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। आफ्टर दैट एटम्स के अंदर डाल्टन ने जो थियरी दी थी उस थियरी में बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट पूरी थियरी इनवैलिड हो चुकी है। अच्छा ये बता सकते हो क्या कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या थे? आई डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विथ यू, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। एटलीस्ट स्टार्टिंग में आप लिख के तो भेजते थे। डू यू हैव सम अरेंजमेंट कि आप आंसर्स दे पाए? Yes, ma'am. हाँ समझ नहीं सेइंग इसमें। आवाज तेज है तेरी, जोर 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 से बोलो जरा तो मैं सुन सकती हूँ तुम्हारी आवाज को। हाँ बोलो, व्हाट डिड डाल्टन से? अब सर ही नीचे कर लिया। इफ यू आर नॉट सीइंग मी इट डजंट मीन्स कि आई एम आल्सो नॉट सीइंग यू। सर नीचे करके तुम मुझे नहीं देख पा रहा, मैं तो तुझे देख पा रही हूँ ना। चलो मैं ही बोलती हूँ। डाल्टन ने जो थियरी दिए थे उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे? एक तो उन्होंने बोला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इट इज इनडिविजिबल पार्टिकल, इजंट इट? क्या आज के डेट में भी ये बात सही है? No. आज के डेट में ये बात सही नहीं है भाई। एटम से छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आज के डेट में डिस्कवर्ड हैं। ठीक, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं, डिफरेंट एटम्स के दो एटम्स अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स डिफरेंट होंगे। दो एटम्स अगर सेम एटम के हैं तो उनके एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। आज के डेट में ये बात सही है कि गलत है? Wrong. Wrong. आज के डेट में ये बात गलत हो चुकी है। कैसे भाई? हमें पता है आइसोटोप्स, Isotopes. आइसोटोप्स है ना, सेम एलिमेंट के मासेस डिफरेंट है। हाँ. आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट के मासेस सेम है। तो आज के डेट में ये वाली थियरी, मतलब ये वाला पोस्टुलेट भी इनका डिस्कार्ड हो चुका है ना। फिर तीसरी बात उन्होंने बोली थी कि व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन दे कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, ये बात बोली थी। आज की डेट में ये बात सही है कि इसका भी कोई तोड़ आ चुका है? इसका भी तोड़ आ चुका है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाए जरूरी नहीं है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स डू एग्जिस्ट, है ना। तो इसका भी तोड़ आ चुका है। और चौथी बात उन्होंने बोली थी एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये बात सही है कि गलत है? Was. आज के डेट में इसके कोई तोड़ आया कि नहीं आया? Nuclear. आया भाई। न्यूक्लियर रिएक्शंस, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो कुछ एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, कुछ नए एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते होते हैं नहीं। तो न्यूक्लियर एलिमेंट्स में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ओल्डर एलिमेंट्स गेट डिस्ट्रॉयड एंड न्यू एलिमेंट्स गेट क्रिएटेड। तो डाल्टन के पोस्टुलेट्स में से चारों जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो चारों पोस्टुलेट्स आज के डेट में डिसरिस्पेक्ट हो चुके हैं। बट येट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी रिसर्च के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है कि हम पीछे की चीजों को जाने। रिसर्च इटसेल्फ सेज, रिसर्च, ध्यान से देखना, एक मिनट। जब हम बात करते हैं रिसर्च, रिसर्च का क्या मतलब हुआ? रिसर्च, नो वन सर्चेस एनीथिंग, एवरीवन डू रिसर्च। जो चीजें ढूंढी जा चुकी है उन्हीं को फिर से ढूंढना है। फिर से ढूंढना मतलब उसमें और मॉडिफिकेशंस करने हैं, उसी को और एक्सेल करना है। तो जब भी आप कहीं फील्ड, किसी फील्ड में जाते हो रिसर्च करने, तो आपको उसके पीछे की थियरी पता होनी चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोग्रेस हो चुका है, क्या क्या पीछे लोगों ने गलतियां कर चुकी, उन गलतियों से सीख कर आगे वो गलतियां नहीं करनी होती। दैट इज व्हाट इज रिसर्च। ठीक है। तो इसलिए
एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम पीछे की बातें पढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम कहां से कहां तक इवॉल्व हुए हैं, किस डायरेक्शन में हमारा रिसर्च प्रोग्रेस हो रहा है, तो आगे हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, ये बात पता होनी चाहिए। पता चला हम यहाँ पे खड़े हैं और आपको पीछे का पता ही नहीं है, आपको जाना इधर है पर आप वापस इधर जाने लग गए, क्योंकि आपने पता ही नहीं कि पीछे क्या हो चुका है। हो सकता है आप उसी डायरेक्शन में आप सोचने लग जाए। आपको आगे बढ़ना है, इसलिए बहुत जरूरी है कि पीछे क्या हो चुका है आपको पता हो। ये काम ऑलरेडी हो चुका है, ये काम हमें नहीं करने, हमें अब आगे बढ़ना है, इसके आगे सोचना है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिसर्च। इसलिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो आज के डेट में पूरी तरह से डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है, उसके बाद भी पढ़ाया जरूर जाता है और पढ़ना भी चाहिए। डाल्टन इन थे जिन्होंने पहली बार बोला था, एक्चुअली बोला तो पहली बार था किसने, ही वॉज एन इंडियन ऋषि। कौन थे? ऋषि कन्नड़, है ना, पर उन्होंने पेटेंट नहीं कराया था, डाल्टन साहब ने पेटेंट करा लिया, तो उनको क्रेडिट मिलता है, आज तक किताबों में क्रेडिट डाल्टन साहब को ही मिलता है। ठीक है, एनीवेज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब भाई डाल्टन की थ्योरी फेल हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हो गए, तो अब डिस्कवर हो गए तो भाई एक एटम जिसको हम सबसे छोटा एंटिटी मानते थे कि इससे छोटा कुछ होता ही नहीं, अब पता चला उसके अंदर ये चीजें भी प्रेजेंट है। तो ये चीजें एटम के अंदर क्या अरेंजमेंट है इनका, कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कहाँ प्रेजेंट है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात हमको पता होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आते हैं एटॉमिक मॉडल्स, है ना। तो सब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड हैं, उसके लिए क्या आता है, एटम के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स। तो एटम के मेन 4 मॉडल्स हमें पढ़ने होते हैं। एक होता है थॉमसन मॉडल, सबसे पहला मॉडल, उसके बाद आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके बाद आया बोर मॉडल, और लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। ये 4 मॉडल्स पढ़ने हैं हमें, है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अच्छा, ये 4 मॉडल ऐसा नहीं कि एक के बाद एक आते गए तुरंत लगातार, ऐसा नहीं हुआ कि भाई थॉमसन साहब ने मॉडल दिया और अचानक एक रात रदरफोर्ड साहब उठे, नहीं भैया तुम गलत हो हम सही हैं, या फिर रदरफोर्ड मॉडल चल रहा है अचानक एक दिन बोर साहब उठे, नहीं 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 ये नहीं चलेगा ये चलेगा, ऐसा नहीं हुआ। इन बिटवीन दिस मॉडल्स बहुत सारे दूसरे प्रोग्रेसेस हुए हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोग्रेसेस हुए हैं। उन सब चीजों को, दुनिया के अलग अलग कोनों पे अलग अलग काम हो रहे थे, उन सब चीजों को कंसिडरेशन में लेते लेते धीरे धीरे ये मॉडल्स क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं, धीरे धीरे ये मॉडल्स इवॉल्व हुए हैं। तो इन बिटवीन दीज मॉडल्स हम और क्या चीज पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट में डुअल नेचर होता है, कौन कौन सा, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे यहाँ पे। इसी में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक ऐसा है जिसका आपका केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और फिजिक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, के बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर। जैसे लाइट में वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है, वैसे ही आगे चल के ये पता चला कि जब लाइट, जिसको हम वेव मानते थे, वो अगर पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, तो मैटर जिसको हम पार्टिकल मानते हैं वो वेव नेचर भी शो कर सकता है। तो फिर आएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसको डी ब्रॉगली साहब ने दिया था। ठीक है, एंड देन वी डू हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसी के बाद आएगा क्या आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसको किसने दिया था, श्रोडिंगर साहब ने दिया था। आपके सिलेबस में श्रोडिंगर इक्वेशन या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बहुत लिमिटेड चीज है, मतलब एक तरह से आपको बस श्रोडिंगर इक्वेशन जानना है, उससे क्या पता चला था ये जाना था, बहुत लिमिटेड वर्जन ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल आपके सिलेबस में है। ठीक है, और श्रोडिंगर मॉडल के श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से आए थे इवॉल्व होके क्या, क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर, यही चीजें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा आज के डेट में मैंने आपको बताया कि शुरुआत कहां से हुई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैंने बता दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, ये पार्ट मैं नहीं डिस्कस करूंगी, आपके स्कूल में मोस्ट प्रोबेबली इसको बता दिया गया होगा, बहुत थियोरेटिकल सा पोर्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और अब आपके नीट के सिलेबस से भी हट गया है ना, नीट के सिलेबस से भी हट गया है। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्चुअली विद द एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में भी बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो बोर मॉडल है और थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। ठीक है, जो इनिशियल है थॉमसन मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल, वो भी आपके सिलेबस से कट है, लेकिन फिर भी मॉडल्स पढ़ेंगे तो आई विल स्टार्ट विद, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में
जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल का भी दूंगी, उसके बाद डिटेल जो आपको पढ़ना है दैट इज फ्रॉम बोर मॉडल। ठीक है, तो स्टार्ट विथ एटॉमिक मॉडल्स। एटम के मॉडल मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुका है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्कवर हो चुका है, न्यूट्रॉन बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था। एक्चुअली रदरफोर्ड के टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं था, है ना। जे थॉमसन ने जब मॉडल दिया था उस टाइम पे न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर्ड थे। उसके बाद रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया था अपना, उस समय भी न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही डिस्कवर्ड थे, है ना। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल जो था दैट वाज जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एटम का मॉडल दिया था। भाई ये पता चल गया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक पार्टिकल जो सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से भाई आप सब कह रहे थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो अचानक किसी को पता लगा कि एटम के अंदर कुछ होता है, तो कौन सा पार्टिकल पहले डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। एटम के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन। अब पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो फिर जैसे ही पता चला कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज एक पार्टिकल है, तो इमीडिएट आइडिया लग गया कि अगर कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी जरूर होगा, और बाद में दैट वाज डिस्कवर्ड एज प्रोटॉन। ठीक है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। अब सवाल आई कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट कैसे हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ रखे हुए हैं एक एटम के अंदर। तो जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया वो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था, उसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने बोला कि एटम को आप स्फीयर मान लो पॉजिटिव चार्ज का, कंसीडर एटम एज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक बॉल है ना, उस बॉल पे सब जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स होते हैं। वाटरमेलन देख रखा है, पूरा वाटरमेलन कैसा है, रेड रेड, है ना। तो वो जो पूरा रेड वाला पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। अब बीच में जो सीड्स हैं दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, बराबर प्रेजेंट है, तभी एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। या फिर इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब पुडिंग, पुडिंग मतलब आप मान लो हिंदी में मानो तो हम क्या बोले, खीर बोले, है ना। खीर, ड्राई फ्रूट्स की खीर बना ली हमने। तो जो दूध वाला पोर्शन है, दूध, वो पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं, तो दोस ड्राई फ्रूट्स, दोस नट्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या था, थॉमसन का मॉडल था। इसको प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, यहाँ पे जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे। दिस वाज जे थॉमसन मॉडल। इन्हें बोला एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब ये पक्का है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक मॉडल था, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो किसी ने कुछ बोला तो कम से कम किसी ने सोचा तो। भाई एक सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, फिर पता चला इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ, तो किसी ने सोचा भाई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं तो कैसे प्रेजेंट है एटम में, कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने सोचा और ये मॉडल प्रपोज किया कि ऐसा कुछ होता होगा कि पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा स्फीयर पे और जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, लेकिन नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। पर जैसे ही आप कुछ काम करेंगे किसी भी फील्ड में, एज सुन एज यू डू सम वर्क, आपका भाई पहली बार जे थॉमसन ने कुछ काम किया, उनका नाम होने लगा। तो जब नाम होने लगता है तो क्या होता है उसके बाद, जब किसी का कोई बहुत हिट होने लगता है तो फिर क्या होता है, है वही जो हमारे दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से टांग खींचना शुरू करते हैं। ह्यूमन नेचर कि ये हमारे साथ बैठता था, जितना हिट हो रहा है हम हिट नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, पीछे से टांग खींचना शुरू करते हैं। तो वही हुआ, साइंटिस्ट कम्युनिटी ने जे थॉमसन हिट होने लगे तो लोग क्या करने लगे, पहले कोई दिमाग नहीं लगा रहा था, लेकिन अब इन्होंने कुछ बोला तो फिर अब इनको अपोज करना है, तो लोग फिर अब उसमें कमियां ढूंढने लगे। और यही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन नेचर जो है, कॉम्पिटिटिव नेचर, यही नेचर इंपॉर्टेंट है कि आज हमारी साइंस इतनी डेवलप कर चुकी है। भाई सामने वाला कुछ ढूंढ रहा हो, सब उससे खुश ही रहे, कोई उसको अपोज नहीं करे, कोई आगे कुछ ढूंढेगा ही नहीं, है ना। तो दैट इज, अब कुत्ते बिल्ली क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, करते हैं क्या, कुत्ते बिल्ली भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लैब बना के बैठे हो, कुछ कुछ ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। ह्यूमन के अंदर ही क्वालिटी होती है कि वो कंपीट करता है,
उसको और अच्छा करना है, और अच्छा करना, और अच्छा करना, इसीलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जे थॉमसन ने कुछ ढूंढा, कुछ बोला, तो फिर साइंटिस्ट कम्युनिटी, मतलब उनके जो दूसरे कलीग्स थे या दूसरे देशों में जो लोग बैठे थे, उनको कुछ मिल गया, एक डायरेक्शन तो मिली भाई, किस डायरेक्शन में सोचना है एटलीस्ट। तो उन्होंने सोचना शुरू किया, तो इसमें जब सोचोगे तो कमियां दिखेंगी। तो उन्होंने सोचा तो उनको कमियां दिखने लगी। क्या ड्रॉबैक्स दिखी? द मास ऑफ एटम वॉज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम। जे थॉमसन मॉडल के हिसाब से एटम के अंदर उन्होंने बोला था कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे बिखरा हुआ है, मतलब जो मास है वो पूरे एटम पे बराबर से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास जो है वो पूरे एटम पे बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर एक्चुअली हमको पता है आज के डेट में कि एटम का मास पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी 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 स्मॉल वॉल्यूम। एटम अगर इतना बड़ा है तो उसका पूरा का पूरा मास एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, दूसरी बात, इट डज नॉट शो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे थे। आप सिंपल सी बात सोच रहे हो, अगर मान लो पूरा स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसमें आप बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स अगर डालोगे तो भाई ऐसा हो सकता है क्या कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द एटम विल कोलैप्स। समझ में आई बात? पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रुका हुआ है, कोई मोशन में नहीं है ना? तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहां है तो यहीं यहीं बैठे रहेंगे कि वो अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियसली दे विल बी अट्रैक्टेड। ठीक है ना, वो अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी को जे थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग बैठे ही कैसे हैं। ठीक है, तो दिस स्टेबिलिटी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। उसके बाद मतलब ड्रॉबैक तो बाद में आया एक्चुअली, बेसिकली पहले रदरफोर्ड ने काम किया होगा, है ना, रदरफोर्ड ने काम किया होगा, उनके एक्सपेरिमेंट से जो चीजें पता चली होंगी, तो उन्होंने जो चीज निकाला उस बेसिस पे उन्होंने बोला होगा कि भाई यहाँ ये कमी है इसलिए मेरा वाला मॉडल सही है। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड उस टाइम के एक बड़े रईस साइंटिस्ट थे, पैसे वाले। कैसे पता चला मुझे पैसे वाले थे? ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड तो नहीं थे। कैसे पता चला पैसे वाले थे? मुझे पार्टी भी नहीं दी थी उन्होंने। फिर पता कैसे चला कि पैसे वाले थे? गोल्ड प्लेट्स। पता ऐसे चला कि वो गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना? वो अपने लैब में गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी उनका लैब एक रिच लैब था, है ना, एक बढ़िया वेल डेवलप्ड लैब था, इट वाज अ रिच लैब, है ना? तो रदरफोर्ड के लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहे थे, है ना? बम्बार्डमेंट मतलब अल्फा पार्टिकल्स फेंक फेंक के मार रहे थे, किसके ऊपर? गोल्ड के फॉइल के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा पहले तो ये बताओ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? Positively charged particles that are released from पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और हीलियम न्यूक्लियस, करेक्ट, है ना? अल्फा पार्टिकल को सीधे सीधे बोले तो इट इज हीलियम न्यूक्लियस, है ना? चार्ज क्या होगा इस पे? +2 न्यूक्लियस। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बच क्या गया? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना? तो इस पे चार्ज क्या आ गया? +2, है ना? और मास कितना हो गया? 4 यूनिट मास, मतलब 4 AMU, है ना? तो चार्ज इस पे 2 और मास कितना? 4 AMU। तो अल्फा पार्टिकल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इट इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिख रहे हो तो अल्फा पार्टिकल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2, और इसका मास कितना है? 4 AMU। ठीक है ना? दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ हीलियम न्यूक्लियस। एनीवेज, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल समझ गए, हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल्स का वो बम्बार्डमेंट करा रहे थे, इस तरह का कुछ सेटअप था। ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। एक कंटेनर है ना, इसमें सोर्स लिया है, किसका सोर्स? कोई ऐसी चीज जिसमें से हीलियम या अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हो, अल्फा पार्टिकल का सोर्स, है ना? अल्फा पार्टिकल्स क्या है? ऐसे पार्टिकल्स है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस कराने के केपेबल है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को हमने क्या किया? एक डब्बे में बंद कर रखा है, जो सोर्स है उसको डब्बे में बंद कर रखा है, और उस डब्बे में एक छोटा सा होल कर रखा है, तो खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं पर होल एक छोटा सा ही है, तो उस होल में से ही अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो एक रे निकलेगी अल्फा पार्टिकल की। समझ आई बात? इस अल्फा पार्टिकल के रे को हम किस पे पास करा रहे हैं? गोल्ड फॉइल पे। अच्छा, यहाँ पे ये जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल की एकदम पतली सी लेयर, वेरी 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 थिन लेयर ऑफ गोल्ड,
है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉइल। मान लो एटॉमिक लेवल पे आ गया वो, ठीक है, उतना पतला सा लेवर ले लिया। अब हमने क्या किया, गोल्ड फॉइल को चारों तरफ क्या किया, एक स्क्रीन लगा दी है। उसको हम बोलते हैं क्या, कौन सी स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन मतलब कोई ऐसी स्क्रीन जिस पे जो कोई पार्टिकल टकराए तो वहां पे कुछ चमक आए, कुछ लाइट दिखे। जब आपने उस पर कुछ मारा तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ चमकता हुआ दिखेगा, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ तो टकराया है, ठीक है। तो हुआ क्या कि सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, गोल्ड फॉइल पे हिट कर रहे हैं, ठीक। अब इसके सामने गोल्ड फॉइल लगा रखा है, जैसे यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है ना, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, यहाँ गोल्ड फॉइल है। तो इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ ध्यान से देखना, चारों तरफ क्या है, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा रखी है, और इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बीच में कहीं से छेद किया हुआ है जहां से वो अल्फा पार्टिकल घुस रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल घुस रहा है, अब वो अल्फा पार्टिकल अगर अल्फा पार्टिकल क्या सीधा चलने वाला है, तो यहां से जाएगा सीधा इस छेद से घुस के, और यहाँ जो गोल्ड फॉइल है उस पर टकराएगा। अल्फा पार्टिकल क्या है, बहुत मासिव पार्टिकल है, भारी पार्टिकल है, तो वो जाएगा। तो एक तो तरीका है कि वो सीधा पास हो जाए, अगर सीधा पास हो गया तो इसके जस्ट पीछे जो स्क्रीन है, जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, वहां पे क्या दिखेगा आपको, चमक आएगी। तो अगर ये यहां से गया सीधा और सीधा पास हो गया तो यहाँ चमक आएगी, है। और अगर सीधा पास नहीं हुआ, थोड़ा घूम गया तो यहाँ चमक आएगी, थोड़ा और घूम गया तो इधर चमक आएगी, और अगर वापस आ गया तो बिल्कुल पीछे के साइड में चमक आएगी। समझ आ रही है क्या बात। तो इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट कराया, इसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जब यहां से सोर्स से ये अल्फा पार्टिकल निकले और गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किया, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस क्या मिले, ऑब्जर्वेशंस मिले कि नियरली 99.9% 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड। जितने भी अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने डाले थे उनमें से लगभग सारे 99.9% अल्फा पार्टिकल्स सीधा गुजर गए, बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल्स थे जो छोटे एंगल्स के थ्रू क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। भाई सीधा जाना था, भाई इस सीधे में ध्यान समझना, यहां से अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ गोल्ड फॉइल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीधा आए, तो हम क्या है बोल रहे हैं 0 डिग्री, इसके जस्ट पीछे आ रहा है तो क्या बोल रहे हैं 0 डिग्री डिफ्लेक्शन। पर यहां ना आकर के यहाँ या यहाँ चमक आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप देख लोगे कितना डिग्री वो डिफ्लेक्ट हुआ है ना। तो डिफ्लेक्शन, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आया कुछ पार्टिकल्स में, और बहुत 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 कम ऐसे पार्टिकल्स, मतलब 20,000 में एक पार्टिकल कोई ऐसा था जो उल्टे पैर वापस आ गया। उल्टे पैर वापस आ गया मतलब 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन, वो जा रहा था इस रास्ते से पर आगे ना जाकर के वापस लौट आया, गोल्ड फॉइल से क्रॉस नहीं कर पाया, वापस लौट के आ गया। यानी जहां से चला था जस्ट पीछे जो स्क्रीन थी उस पे ही चमक आ गई। तो 1 in 20,000 पार्टिकल्स ऐसे थे जो उल्टे पैर वापस आ गए, है ना। ये ऑब्जर्वेशन था किसका, रदरफोर्ड के टीम का। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराई, तो उसको कैसे कंक्लूड किया, उन्होंने ऐसा माना कि सपोज हमारे पास वो जो गोल्ड फॉइल था उसका एक एटम मान लो, ऐसा कंसिडर किया, है ना। तो उन्होंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। यानी जब यहां से गया पार्टिकल, सामने कुछ नहीं मिला इसलिए सीधा गुजर गया, सामने कुछ नहीं मिला इसलिए सीधा गुजर गया, है ना। तो मैक्सिमम स्पेस एटम का क्या है, खाली है। कुछ पार्टिकल्स थे वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, सीधे नहीं गुजर पाया, थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो उल्टे पर वापस आ गए। तो इसको ऐसे उन्होंने समझने की कोशिश की कि उन्होंने माना कि एटम जो है वो मोस्टली खाली स्पेस है, खाली स्पेस है। जो पार्टिकल कहीं किनारे से जा रहा था एटम के, वो तो सीधे सीधे गुजर गए। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, यानी जो न्यूक्लियस के पास से गुजर रहे होंगे वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है। ये गोल्ड की फॉइल ली थी, यानी न्यूक्लियस गोल्ड की फॉइल ली थी, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था, ध्यान समझना, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था गोल्ड का, एटॉमिक नंबर। मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने तो। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, 49 नहीं याद है, 49 ढूंढ रहे हैं, कॉपी में पीरियोडिक टेबल बनी है क्या, नहीं।
अच्छा, आपके टेबल पे ही बना हुआ है पीरियोडिक टेबल? नहीं, तो ये होमवर्क रहेगा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर देख के आना, मैं नहीं बता रही। एनीवेज, गोल्ड में खूब सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना, गोल्ड के अंदर खूब सारे प्रोटॉन्स है। अब समझना, अगर जे थॉम्सन का मॉडल होता, ध्यान सुनना, अगर जे थॉम्सन का मॉडल होता तो जे थॉम्सन ने क्या बोला था, पूरे एटम पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अगर यहां भी पॉजिटिव होता, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी सब केस अगर पॉजिटिव होता, तो जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आता कहीं से भी टकराता तो उल्टे पर ही वापस आता। समझ आ रही क्या बात? अगर हर तरफ पॉजिटिव चार्ज होता एटम में, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आता, कहीं भी टकराता, एटम के किसी भी हिस्से से टकराता, उल्टे पैर वापस आता, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो सीधे चले गए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां 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 इन सब जगहों पे पॉजिटिव चार्ज क्या है ही नहीं। यानी एटम में मैक्सिमम स्पेस ऐसा है जहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अनडेविएटेड पाथ कर जा रहा है, यानी एटम में मैक्सिमम स्पेस ऐसा है जहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। कुछ बहुत छोटे से पार्टिकल्स ऐसे हैं जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, वो बहुत कम है, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के पास से गुजर रहे होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खूब सारा है, एक छोटे से स्पेस में सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो पार्टिकल इसके पास से आएगा वो क्या होगा, डेविएट हो जाएगा। और कुछ एकाध पार्टिकल्स ऐसे थे हजारों में जो उल्टे पैर वापस आ रहे हैं, मतलब कोई बदकिस्मत पार्टिकल जो ठीक न्यूक्लियस के सामने ही पहुंच गया हो, तो वो क्या होगा, उल्टे पैर वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज प्लस थ्रू ही है, तो क्या होगा, इसके सामने जाएगा तो टिकेगा थोड़े ही, उल्टे पैर उसको वापस आना पड़ेगा, है ना। तो इसके बेसिस पे, मतलब वो जो ऑब्जर्वेशन था उसके बेसिस पे कुछ ऐसा पिक्चर बनाया उन्होंने दिमाग में कि एटम में बहुत सारा स्पेस ऐसा है जहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक छोटे से स्पेस में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इसलिए मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है वो सीधे पास हो जा रहा है, बहुत कम पार्टिकल है जो उल्टे पैर वापस आ रहे हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम उन्होंने प्रपोज किया, इसी को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नोन थे, उस समय न्यूट्रॉन तो नोन थे। तो उन्होंने बोला कि एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस पार्ट को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। वो छोटा सा पार्ट जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज छुपा हुआ है, बैठा हुआ है एटम का, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इसीलिए इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, द पॉजिटिव पार्ट इज कन्फाइंड इन वेरी स्मॉल स्पेस एंड दिस स्मॉल स्पेस इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत छोटे से स्पेस में छुपा हुआ है, और उसी स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। द पॉजिटिव पार्ट इज हैवी, वो पॉजिटिव पार्ट जो वो भारी भी है, क्यों भाई भारी क्यों है, समझना, अगर वो बहुत हल्का होता, अल्फा पार्टिकल में मास है ना 4 AMU, अगर वो समझना, एक पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ है, एक पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ है, ठीक, यहाँ भी पॉजिटिव पार्टिकल है, यहाँ भी पॉजिटिव पार्टिकल है, ये इसकी तरफ बम्बार्ड हो रहा है, तो अगर ये हल्का फुल्का होता तो इसको धक्का मार के ले जाता आगे, पर ये खुद उल्टे पर लौट रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ये भारी है, हैवी पार्टिकल है। समझ में आई बात? तो द पॉजिटिव पार्ट इज हैवी एंड दिस इज समथिंग वेरी हैवी इन द एटम, मतलब एटम के अंदर कोई बहुत भारी सी चीज प्रेजेंट है ना, वो जो भारी सी चीज है उसी को उन्होंने न्यूक्लियस बोला, और फिर उन्होंने बोला कि एटम का पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी को हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड nearly complete mass of atom lies in a small space called as nucleus. नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे, इसमें रदरफोर्ड ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, भाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो क्या होगा, बराबर। तो छोटे से पार्ट में पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, बच गए क्या इलेक्ट्रॉन्स, नंबर में तो बराबर होंगे लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है। अब सवाल यही उठता है कि भाई उन्होंने बोला, ध्यान से देखना, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, उन्होंने बोला कि बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, यहां न्यूक्लियस है, तो अब अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, तो अब अगेन ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस जाएगा ना, कोलैप्स तो करेगा। तो इस चीज को जे थॉमसन मॉडल की इस कमी को बताने के लिए उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर के बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते रहते हैं, दे रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये ऐसे घूमते रहेंगे, है ना। जब घूमेंगे तो क्या होगा, समझना, यहां पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन चाहता, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर पुल कर रहा है। तो अगर ये रुका रहेगा तब तो इसके अंदर खींचा जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि ये घूम रहा है। कोई भी चीज जब घूमेगी तो क्या होता है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है या नहीं? आपने रस्सी लिया, उसको घुमा रहे हो, छोड़ दोगे तो क्या होगा, भग जाएगा दूर ना। कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब ये घूम रहा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो वो बाहर के साइड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अंदर के साइड जो अट्रैक्शन फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, और इसीलिए जब ये घूम रहे हैं इसीलिए ये इसके अंदर घुस नहीं रहा है। तो यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी का जो कंसर्न था, जो जे थॉमसन मॉडल में था कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो अपोजिटली चार्ज अगर बॉडीज हैं तो वो दो अलग अलग कैसे रहेंगे, तो उसको इन्होंने बोला कि ये क्योंकि घूम रहा है इसलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है, इसलिए ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल। समझ आ गई क्या बात? यस तो ऑल एंड ऑल रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और न्यूक्लियस के बाहर सब जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रुके हुए नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, अब रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस आए, उसके कुछ रिजल्ट्स आए। क्या रिजल्ट्स थे? एटम का रेडियस जो है, एटम का रेडियस जो है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के रेंज में है। एक रेंज होता है ना, ऑर्डर ऑफ रेडियस कितना है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी मीटर में बोला तो 10⁻⁻10 मीटर्स, यानी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर में है ना। तो एटम का रेडियस, मतलब रेडियस से क्या लग रहा है आपको, आइडिया लग रहा है क्या उसके साइज का, आइडिया क्या लग रहा है, एटम के साइज का। तो एटम का रेडियस इस रेंज में है, और वही न्यूक्लियस का रेडियस क्या है, 10⁻13 सेंटीमीटर के रेंज में, 10⁻13 सेंटीमीटर, यानी 10⁻15 मीटर। समझ रहे हो क्या? एटम के रेडियस से 10⁻5 टाइम्स छोटा है क्या, एक न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसको रेडियस के टर्म्स में उतना फील नहीं आ रहा, वॉल्यूम के टर्म्स, एटम क्या है, एक स्फेरिकल मास है, तो उसको वॉल्यूम के टर्म्स में देखें। अगर एटम का वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है, 10⁻10 मीटर। और न्यूक्लियस का निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये 10⁻15 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 10⁻15 टाइम्स। समझ रहे हो? एक एटम के साइज के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस कितना है, 10⁻15 टाइम्स, 1/10 के आगे कितने, 15 जीरो है 1 के आगे, उतना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम से, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये रेशियो जो होगा 10⁻15 टाइम्स। एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज बहुत 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 छोटा होता है। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम या व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस। तो रेडियस का पूछ रहा है तो 10⁻5, और वॉल्यूम पूछ रहा है तो 10⁻15 के ऑर्डर में। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, क्या हर एक एटम का न्यूक्लियस सेम साइज का होता है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। तो एटम का जो न्यूक्लियस है वो डिपेंड करता है, ए क्या डिनोट करता है, व्हाट डज ए डिनोट्स, ए डिनोट मास नंबर, है ना। तो किस एटम का न्यूक्लियस है, मतलब ऑर्डर तो ठीक है उसका 10⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होगा, पर न्यूक्लियस का साइज उसके ए पर डिपेंड करता है। मतलब एक एटम का अगर आपको रेडियस दिया है तो दूसरे एटम का रेडियस आप, न्यूक्लियस का रेडियस आप निकाल सकते हो। एक एलिमेंट के न्यूक्लियस का रेडियस दिया है तो दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस का रेडियस आप निकाल सकते हो, R1/R2 इक्वल टू A1/A2 का क्यूब रूट। समझ में आई बात? एक एलिमेंट का रेडियस आपको दिया हुआ है, न्यूक्लियस का रेडियस दिया है, दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस का रेडियस आपसे पूछा जाए तो भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ A। तो दोनों एटम्स के मास नंबर आपको पता है और एक का रेडियस पता है, तो दूसरे का रेडियस आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे R0 क्या है, R0 इज अ कांस्टेंट, R0 इज अ कांस्टेंट, ये ऑर्डर देता है, रेडियस का ऑर्डर देता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर देता है। इसकी वैल्यू
1.1 इंटू 10⁻13 से 1.44 इंटू 10⁻13 तक रेंज करती है? इसकी वैल्यू रेंज करती है। आप इन जनरल इसको 4/3 ले सकते हो। इन जनरल आप इसको कितना ले सकते हो? 4/3 इंटू 10⁻13। तो आर नॉट के जगह आप क्या ले सकते हो? 4/3 इंटू 10⁻13। ये क्या है? रेंज दे दिया आपको, ऑर्डर ऑफ रेडियस, और ये डिपेंड करता है किस पे? क्यूब रूट ऑफ मास नंबर पे, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर पे। तो अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है आर नॉट की, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रखी है तो आप ये वैल्यू यूज करोगे, 4/3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है? यस मैम, यस मैम। एक क्या है? मास नंबर। जैसे आपको पूछा जाए कि एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस बताओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस? व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस? एल्यूमिनियम का मास नंबर याद है क्या? 13। एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर। 27। 27, करेक्ट। फोर इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10⁻13, isn't it? यस मैम। करेक्ट। आपको Yes. क्या करना था? 4/3 इंटू 27। इंटू 10⁻13, ये क्या हो गया? आर नॉट की वैल्यू इंटू क्यूब रूट ऑफ ए। तो 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 3, 3 से 6 कैंसिल, तो 4 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर्स। ठीक है? अब रदरफोर्ड मॉडल की कमी क्या रह गई भाई? रदरफोर्ड मॉडल के बाद आज के डेट में हमको क्या पता है? बोर मॉडल पता है, और क्या पता है? वेव मैकेनिकल मॉडल। तो एनीवेज बोर मॉडल आया तो उसमें कुछ कमी रही होगी। क्या कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल में? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। भाई थॉमसन मॉडल की भी यही प्रॉब्लम थी कि एटम की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भिड़ने से बचा नहीं पाए। उन्होंने कोई कारण नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कोलाइड नहीं करे। रदरफोर्ड ने उसका सॉल्यूशन तो दे दिया उन्होंने कि भाई प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको घूमने के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है वो उसको कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए ये कोलाइड नहीं करेंगे। लेकिन एक वेल नोन साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, मैक्सवेल। नाम सुना है मैक्सवेल का? यस मैम। मैक्सवेल का नाम तो सुना है। उनकी थियरी क्या कहती थी कि अगर कोई चार्ज बॉडी घूम रही है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या होगा? लगातार एनर्जी क्या करती है? एमिट करती है। इट लगातार एमिट्स रेडिएशंस, एनर्जी लूज करेगा। तो जब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, लूज करेगा। तो आपके पास यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने क्या बोला कि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये चार्ज पार्टिकल है या नहीं है? चार्ज पार्टिकल है। तो ये चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो कुछ रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा मतलब लगातार ये एनर्जी लूज कर रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल अगर लगातार एनर्जी लूज कर रहा है तो एनर्जी लूज करते 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 इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड विल कोलाइड इन न्यूक्लियस। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन क्या? चार्ज पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल व्हाइल मूविंग एमिट्स रेडिएशंस। जब वो मूव करेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा एंड लूजेस एनर्जी। As a result, the electron should lose energy at every turn and move closer and closer to nucleus following a spiral path. है ना? और स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा? इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस और एटम फिर स्टेबल नहीं रह जाएगा। तो थॉमसन मॉडल की जो ड्रॉबैक था अल्टीमेटली वहीं पे वापस पहुंच गए, वहीं पे वापस पहुंच गए कि एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने घुमा तो दिया, पर मैक्सवेल साहब ने इंटरफेयर किया कि बोला नहीं भैया, अगर चार्ज पार्टिकल है घूमेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज करेगा तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, एटम शुड नॉट बी स्टेबल, बट एक्चुअली एटम इज स्टेबल। ठीक है? ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। एटम का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब स्पेक्ट्रम, अभी तो फिलहाल स्पेक्ट्रम वाली बात आप एज सच इसको नोट कर लो
कि लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत डिटेल में पढ़ना है, वहां मैं आपको बताऊंगी भी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो डिटेल में पढ़ेंगे। इन जनरल स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कैसे बनता है, ये सारी बात डिटेल में आपको आगे बताई जाएगी, है ना। तो फिलहाल के लिए पॉइंट नोट कर लो कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। इसके डिटेल्स आपको जब वहां पे स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं इसको रिलेट करवा दूंगी, ठीक है ना। If the electron lose energy continuously, the observed spectrum should be continuous, है ना। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, पर नॉर्मली अगर कोई चीज लगातार एनर्जी रिलीज करे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। लेकिन देखा गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, ये डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट होता है, उसमें अलग अलग लाइंस या बैंड्स आते हैं। तो मैं जब आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन, बैंड, हर चीज आपको बताऊंगी, तो वहां पे आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो फॉर नाउ आप इसको सिर्फ नोट कर लेना, एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना कि रदरफोर्ड मॉडल के दो ड्रॉबैक्स है, मेन ड्रॉबैक्स। उसमें एक क्या था, एटम स्टेबल नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन न्यूक्लियस, और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। और इसी के बाद तुरंत बाद बोर मॉडल नहीं आया था, इन बिटवीन दूसरे प्रोग्रेसेस हुए थे, जिसमें एक पढ़ना में क्या, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो अब हम पहले डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम बोर मॉडल पे जाएंगे। यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन सो फार? नहीं, ठीक है। ना मूविंग टू डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ? यही कि लाइट पार्टिकल की तरफ भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरफ भी बिहेव कर सकता है, इजंट इट? अच्छा, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात, मतलब बहुत जरूरी नहीं है कि आपको केमिस्ट्री में ये बात आनी चाहिए, लेकिन फिर भी लाइट का कौन सा बिहेवियर है, लाइट मतलब लाइट का डुअल नेचर दिया गया तो कुछ कारण रहा होगा ना, क्यों दिया गया डुअल नेचर? भाई लाइट को वेव मानते थे, वेव मानने से सारा काम हो रहा था, तो फिर पार्टिकल नेचर जैसी भी कोई चीज होती है लाइट के अंदर, ये क्यों आया, क्यों बोला कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है ना। तो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है लाइट के जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाते हैं? रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन होता है वेव नेचर से, रिफ्रैक्शन हो जाता है एक्सप्लेन वेव नेचर से। अच्छा, इंटरफेरेंस का नाम सुन रखा है आपने? इंटरफेरेंस जैसी कोई फिनोमिना होती है, इसका नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ या नहीं? नहीं सुना है तो बोलो नहीं सुना होगा, शायद 11th में है ना आप, नहीं सुना होगा। इंटरफेरेंस आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, जब लाइट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज बताओ, कभी ऐसा पानी में बैठ के पत्थर मार, पानी में बैठ के नहीं, पानी के बाहर बैठ के पानी में पत्थर फेंका है? Yes, ma'am. फेंका है? तो जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? Creates ripples. वेव्स क्रिएट होते हैं, है ना। अच्छा, एक बार वेव क्रिएट हुआ, आपने फिर से पत्थर मारा एक और, अब क्या होगा? फिर वेव क्रिएट होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक वेव क्रिएटेड है, आपने पत्थर मारा, तो दूसरी वेव जो क्रिएट होगी, अगर वो वेव उस वेव के साथ ओवरलैप कर गई, तो भाई वेव बन रहा, तो वेव की कोई एम्पलीट्यूड होती है, वेव की कोई एम्पलीट्यूड होती है, तो वो वेव के ऊपर ही वेव बन गया तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, बड़ा आ जाएगा, बड़ी लहर बन जाएगी। और कभी क्या होता है, उसके ऑपोजिट फेज में वेव क्रिएट हो गया, तो क्या होगा, लहर छोटी हो जाती है। आप सी पे गए हो कभी भी, समुद्र में, किसी भी समुद्र में देखा है, पिक्चरों में देखा होगा एटलीस्ट, Yes, ma'am. है ना। तो जब समुद्र में क्या होता है, वेव्स क्रिएट होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हर बार बहुत ऊंची ऊंची वेव आती है क्या? नहीं, कभी ऊंची वेव आती है, कभी छोटी वेव आती है, कभी डबल साइज की वेव आती है। तो वेव के ऊपर वेव अगर ओवरलैप कर गया सेम फेज में, तो वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर अपोजिट फेज में ओवरलैप कर जाता है तो वेव क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है इसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, एक की वेव के ऊपर दूसरे वेव का ओवरलैप, सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में, एक रफ आइडिया है ना। तो इंटरफेरेंस जो फिनोमेना है, और एक फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये जो दो फिनोमेना है लाइट की, ये वेव नेचर से ही एक्सप्लेन होती है, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये जो दो फिनोमेना है, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है, लेकिन पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन हो जाती है। वेव नेचर से तो एक्सप्लेन होती है, लेकिन पहले हम लाइट को क्या मान रहे थे, वेव मान रहे थे,
लाइट को वेव मान रहे थे। रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन्ड, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन्ड, डिफ्लेक्शन अफ्रेक्स, इंटरफेरेंस सब कुछ हो गया, वेव नेचर मान रहे थे। फिर अचानक एक फिनोमेना आया जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दो फिनोमेना कौन कौन से? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो दो फिनोमेना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। इन दो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के लिए आपको मानना पड़ता है कि लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो भाई वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे तो भाई सोचा कि चलो वेव नहीं होता, लाइट पार्टिकल नेचर होता है। तो आप एक थॉट बना लिया, मान लो कि लाइट पार्टिकल होता है, वेव होता ही नहीं, पार्टिकल होता है। तो लाइट को अगर पार्टिकल मान लिया तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो गया, रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हो गया, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो गया। लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये जो दो फिनोमेना है, ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो अंत में हार करके बोला गया कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं। कौन कौन से? लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। सो वी से इट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो वेव नेचर लाइट का, लाइट के वेव नेचर की बात करें मतलब इट इज कॉन्टिन्यूअस नेचर, मतलब लाइट क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। और पार्टिकल नेचर की बात करें मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस। वेव नेचर मतलब कॉन्टिन्यूअस, पार्टिकल नेचर मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस। समझ में आई बात? जैसे आप कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को एक एग्जांपल से मैं समझाती हूं। आप दिवाली पे नहीं, सॉरी, होली पे हम क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते मैम, हम तो हर दिन पढ़ते हैं सिर्फ। ऐसा करते हैं भाई, त्योहारों को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, तो होली पे नॉर्मली क्या करते हैं कि कलर्स या वाटर कलर्स या फिर सूखे कलर्स। तो वाटर कलर की बात करें, जो मतलब जो लिटरल होली होती है एक्चुअली, जैसे पानी में रंग मिला करके और खेलते हैं, है ना। तो अगर मैं अपने बालकनी में खड़ी हूँ, मुझे सामने रोड से जो जा रहे हैं उनको मुझे पानी से भिगोना है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर आई टेक अ पाइप और दूसरा वाटर बलून्स, है ना। तो जब मैं पाइप से पानी फेंक रही हूं, दैट इज कंटिन्यूअस फ्लो, कंटिन्यूअसली मैं पानी ट्रांसफर कर रही हूं। और जब मैं वाटर बलून से फेंक रही हूं तो डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। समझ में आई बात? तो एनर्जी वाटर बलून्स में डाल डाल के फेंक रही हूं मैं, पैकेट्स में। तो पार्टिकल नेचर का क्या मतलब हुआ? कोई भी चीज अगर पार्टिकल नेचर है मतलब डिसकंटिन्यूअस है, मतलब लाइट ही है मान लो, तो लाइट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो एक होता है कि कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो रही है, और एक क्या है? पैकेट्स में ट्रांसफर हो रही है। तो पार्टिकल नेचर मतलब डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। डिसकंटिन्यूअस यानी वाटर बलून में फेंक रहे हैं, और कंटिन्यूअस मतलब पाइप के थ्रू, दैट इज वेव नेचर। समझ आ गई बात? ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। सबसे पहले हम वेव नेचर की बात करेंगे। वेव के बारे में बहुत बेसिक सी बातें जो आप सबको मोस्टली पता होंगी। जस्ट अ क्विक रिकैप। वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। जब वेव ट्रांसफर होता है, वेव का क्या मतलब हुआ? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर हो गई, मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ। पाइप तो मेरे पास ही है, पाइप से पानी ट्रांसफर हो गया, मैं पाइप से क्या ट्रांसफर कर रही थी? पानी। तो पाइप तो मेरे पास ही रह गया, क्या ट्रांसफर हो गया? पानी, है ना। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर, है ना। कुछ जनरल टर्म्स जो वेव से रिलेटेड हैं, कौन कौन से? ये वेव ऐसे ही बनाते हैं, इजंट इट। वेव का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है जो मैक्सिमम हाइट पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। दिस डिस्टेंस, वेवलेंथ। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। या दो क्रेस्ट, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, इजंट इट। आप इसको भी वेवलेंथ बोल सकते हो, इसको भी वेवलेंथ बोल सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ्स, या एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये जो हाइट होती है इसको क्या बोलते हैं?
एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, तो वेव लेंथ को अगर आपको डिफाइन करना है तो मैंने बता दिया, इट इज डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ए ट्रफ, या टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। इसका यूनिट क्या होगा, वेवलेंथ का सिंबल तो क्या होता है, लैम्डा, यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। ऐसा यूनिट तो मीटर होगा, है ना, लेकिन मोस्टली आपको जो लिखा हुआ यूनिट मिलेगा वेवलेंथ के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग या नैनोमीटर, है ना। इंटर कन्वर्जन आपको पता है, 1 मीटर इक्वल 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, है ना। ये इंटर कन्वर्जन आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ज्यादा आपको क्वेश्चन में आर्मस्ट्रॉन्ग या नैनोमीटर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, दूसरा टर्म वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर, वेव की तो जो लेंथ है वो क्या है, वेवलेंथ। अब वेव नंबर क्या है, एक पॉइंट के थ्रू, एक पॉइंट, एक यूनिट टाइम में कितने वेव्स पास हो जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर, है ना। तो वेव नंबर इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, है ना। एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। भाई वेवलेंथ एक यूनिट लेंथ मान लो ये है ना, ये इतना डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, ये इतना डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है। अब बताओ इसकी वेवलेंथ, वेव नंबर कितना होगा, समझ में आई बात। एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर, तो इट इज 1/λ। वेव नंबर को प्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, न्यू बार, न्यू इज सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, न्यू के ऊपर बार लगा दिया, दैट इज न्यू बार, इट रिप्रेजेंट्स वेव नंबर, है ना। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन ए यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर। ठीक है, तो अगर ये यूनिट लेंथ है तो यहाँ पे कितने वेव्स प्रेजेंट हैं, 1.25, isn't it? ये एक वेव है, यहां से यहां तक क्या है एक वेव, तो ये कितना है 0.25, तो 1 + 0.25, तो 1.25 इसका क्या होगा, वेव नंबर। समझ में आई बात, क्लियर। तो एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर, दैट इज 1/λ। ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, सिंबल इज न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड। भाई मान लो एक वेव ट्रांसफर हो रहा है, एक वेव चल रही है यहाँ पे, है ना, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितने वेव्स गुजर जा रहे हैं, 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितने वेव्स गुजर जा रहे हैं, वो क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी वेव्स पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, सिर्फ पर सेकेंड, नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो इट इज पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी पर सेकेंड, या इसी को हम बोलते हैं हर्ट्ज, पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज, है ना। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू। ठीक है, फिर एक टर्म आता है एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द वेव, है ना, वेव जो क्रेस्ट या टर्फ का जो हाइट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में एक वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि वेवलेंथ यानी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू और वेलोसिटी मतलब वी, हाउ दीज टर्म्स आर रिलेटेड, हाउ दीज टर्म्स आर रिलेटेड। तो भाई समझना, आप तो इसको डायमेंशन से सॉल्व कर सकते हो। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या है पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या है मीटर, क्या हो जाएगा v इक्वल टू न्यू लैम्डा, डायमेंशन से हो जाएगा या नहीं, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, यस मैम, यस मैम। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, वेव्स जिसमें जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, है ना, वेव्स इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. इसका मतलब समझते हो क्या? समझना, तीन एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, परपेंडिकुलर हो गया, तो वेव किधर प्रोपोगेट करेगा? इस डायरेक्शन में. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ठीक. अगर एक फील्ड ऐसा है, दूसरा फील्ड ऐसा है, तो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा? इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो सच अ वेव इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना. इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. दिस इज हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और वेव जो है वो प्रोपेगेट कर रहा है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको, ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके कितने तरह के होते हैं, या फिर पहले डायरेक्शन की बात कर लें, तो मैंने बताया था ना कि इस तरह से एक है, दूसरा क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा इधर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड हम मानते हैं. अगर स्पीड का ही लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने तरह के होते हैं? टेल मी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज. 8 बोलो. 8 8 7. ठीक है, 8. ठीक है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें तो यू हैव लाइक कॉस्मिक रेज, गामा रेज, गामा रेज, फिर एक्स रेज, देन यूवी, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स. ठीक है. दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इन वेव्स को मैंने किस ऑर्डर में लिखा है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या लिखा हुआ? वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. यानी जब हम कॉस्मिक रेस से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है. वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी, एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है ना. तो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. अब विजिबल जो रेंज है, विजिबल रेंज में क्या आता है? वेव क्योर, है ना. ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखना कि कभी कभी कलर पे खेलता है. रेड लिखा है मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ वाला, वॉयलेट लिखा है मतलब मिनिमम वेवलेंथ वाला. ये अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए, है ना. रेड और वॉयलेट के बीच में रिलेशन पूछ लिया कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपको पता होना चाहिए रेड मतलब इसका वेवलेंथ ज्यादा है, वॉयलेट मतलब इसका वेवलेंथ सबसे कम है विजिबल में, है ना. विजिबल की रेंज कहां से कहां तक होती है? कहीं से कहीं तक तो होती है ना. 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग तक. आप कहीं कहीं देखोगे 4000 से 8000 भी लिखा हुआ मिल सकता है, या 3500 से 7500 लिखा हुआ भी मिलता है बहुत बार, है ना. 3500 to 7500, या फिर 4000 to 800. तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है 3800 से 7600. दैट इज द रेंज ऑफ विजिबल रेडिएशंस, है ना. इन जनरल आप 4 to 8 कह सकते हो, ठीक है. पर एग्जैक्टली स्पीकिंग इट इज 3800 to 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग. ये रेंज किसकी है? विजिबल रेडिएशंस की है. ठीक है. एक क्वेश्चन करना जरा. इफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेरीज फ्रॉम 4000 to 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके फ्रीक्वेंसी का क्या रेंज होगा? वेवलेंथ की ये रेंज है तो फ्रीक्वेंसी का क्या रेंज होगा?
व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी? आया क्या? इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? मैक्सिमम। 4000 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, वो मैक्स होगी या मिनिमम? मैक्स। इसके Maximum. करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी और इसके करस्पॉन्डिंग आएगी हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना? बाकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विजिबल लाइट है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वेलोसिटी क्या लेनी है हमको? वेलोसिटी हमको लेनी है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो यहाँ पे सी बाई लैम्डा करना है, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 4000, है ना? तो 4 इंटू 10⁻⁻7, इजंट इट? ये तो करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे? 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁻7, है? सॉल्व कर लेंगे तो आपको लैम्डा मैक्स और म्यू मैक्स और म्यू मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना वेलोसिटी क्या रखना है, मेंशन्ड नहीं है। विजिबल लाइट है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब आपको लाइट की स्पीड ही रखनी है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये तो हो गया क्या? वेव नेचर ऑफ लाइट। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की जब हम बात करेंगे तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बेसिकली क्यों आया था? क्या एक्सप्लेन करने के लिए आया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या एक्सप्लेन करने के लिए आया था? कौन से इफेक्ट्स को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था वेव नेचर? हाँ हाँ बोलो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, ब्लैक बॉडी वैसे पढ़ना नहीं, पढ़ना तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। कैलकुलेटर, वेरी गुड। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है क्लास के अंदर। जब आप पढ़ाई करो, क्लास के अंदर नहीं, नॉट इन क्लास, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेटर को यूज नहीं करेंगे। दैट इज माई सजेशन टू यू। बाकी यूज तो आप करेंगे ही, हम कहाँ सुनेंगे? हाँ, कैलकुलेटर्स यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पता है एग्जाम में क्या होता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्वेश्चंस करते हो कि घर पे आपसे बन जाते हैं क्वेश्चंस, एग्जाम में वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? घर पे जब आप क्वेश्चंस करते हो, कितना भी टेढ़ा बड़ा नंबर, आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आप घर में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका पूरा फोकस कहाँ होता है? आपका पूरा फोकस होता है कि मुझे कंसेप्ट चेक करना है, मेरे को कंसेप्ट आता है कि नहीं। तो इसलिए आप कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व करके देख रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब आपका कॉन्सेप्ट सही है, आप कर ले रहे हो, मतलब आपको बात समझ में आ गई। यही करते हैं हम, है ना? तो घर में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ में कैलकुलेटर का, हम इमीडिएट सॉल्व कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है एंड वी आर वेरी हैप्पी। एग्जाम में क्या आता है, जब ऐसे टेढ़े मेढ़े नंबर आते हैं, आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं होता, यू गेट पैनिक, आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। अब एक कैलकुलेशन आप उलझ गए, आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहा, आप एंड तक पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि अब एक क्वेश्चन में अगर टेढ़ा मेढ़ा कैलकुलेशन आ गया, आप वहां पे 2 5 10 मिनट खराब कर दिया, आप आगे भी आपका पूरा टेम्परामेंट गड़बड़ हो जाता है पेपर करने का। तो ये कैलकुलेटर जो है वो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उस पर डिपेंडेंट बना रहा है। तो आपका दिमाग प्रॉपर जो नॉर्मल भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है वो करना नहीं चाहता, आलसी हो जाता है दिमाग। इसलिए कैलकुलेटर यूज करने से बचेंगे तो आप एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप पैनिक नहीं होगे न्यूमेरिकल्स देख करके। 5 10 20 मिनट ज्यादा लग जाए रोज के क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या ही फर्क पड़ता है, 2 क्वेश्चन कम सॉल्व कर लो रोज, पर एग्जाम में आप पैनिक नहीं होगे अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे तो आई सजेस्ट कि आप कैलकुलेटर यूज मत करिए। एनीवेज, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किसके लिए दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए। बस करूं? बस वाइंड अप कर रही हूं मैं, इसको बंद कर रही हूं अब थोड़ी देर के लिए, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन 2 चीजों को समझाने के लिए क्या दिया था? पार्टिकल नेचर दिया था। ब्लैक बॉडी सुना, ब्लैक बॉडी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर ब्लैक बॉडी नाम से सुन के कुछ दिमाग में आता है, क्या होता होगा? कोई काली काली सी चीज है, दैट इज ब्लैक बॉडी, है ना? तो ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एनीथिंग विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट रेडिएटर। कोई चीज जो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर ले और उसको पूरी तरह से रेडिएट भी कर दे, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना? तो ब्लैक बॉडी के बारे में जनरल सी बात आपको पता होनी चाहिए कि इट इज अ परफेक्ट एमिटर एज वेल एज परफेक्ट एब्जॉर्बर।
एनीवेज ब्लैक बॉडी आपको नहीं पढ़ना है, आपको इसमें दूसरा वाला इफेक्ट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पढ़ना है ना। तो हम लोग बेसिकली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर मैंने आपको जनरल बात बता दी है, इसमें कुछ खास नहीं था। तो नेक्स्ट क्लास में विल डूइंग विद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और ये जो हमने लैम्डा और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी इन चीजों को जो रिलेट किया, इसकी जरूरत हमको कहाँ पड़ेगी, स्पेक्ट्रम में। बोर मॉडल पढ़ने के बाद स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आज का जो क्लास था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बहुत बेसिक क्लास था। कल हम लोग एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग इंपॉर्टेंट फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी आता है, मतलब केमिस्ट्री में भी आ सकता है, फिजिक्स में भी आ सकता है। वो पढ़ेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद बोर मॉडल, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। टिल देन बाय बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.